अब यहां से पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से एक ग्रुप कहलाता है शिया मुस्लिम और दूसरे कहलाते हैं सुन्नी। अब जो हमारा मिडल ईस्ट और पूरा यूरोप है वो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री से भरा हुआ है, लेकिन वहां पे भी जो ईरान, इराक और यमन, ये तीन ही ऐसे कंट्रीज है जिनमें शिया मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं और बाकी के जितने भी कंट्रीज बचे वो सुन्नी मुस्लिम्स वहां पे मेजोरिटी में हैं। अगर वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो 90% सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं और 10% शिया। यूं तो ईरान की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उन्हीं की बात करूंगा। जैसे कि अगर यू नो कि ईरान में इस्लामिक पावर है, लेकिन वहां पे पीएम और प्रेसिडेंट का भी रोल चलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावर वहां पे जिनके पास होती है उनको अयतुल्ला कहते हैं। अभी नॉर्मली हिंदूज को अयतुल्ला का मतलब नहीं पता होगा, वे समझते हैं कि शायद पीएम या प्रेसिडेंट ही है, लेकिन उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, उसी तरह जो वहां पे इस्लाम में स्कॉलर्स होते हैं, सुप्रीम स्कॉलर्स होते हैं, उनको अयतुल्ला की एक पोस्ट से नवाजा जाता है और उनकी पावर उस कंट्री में किसी पीएम या फिर किसी प्रेसिडेंट से भी ज्यादा होते हैं। मतलब उन्होंने अगर किसी चीज के लिए एक बार अगर बोल दिया तो वही चीज पहले होगी। अगर आज के टाइम पे ईरान के बॉर्डर, ईरान के मैप को देखा जाए स्पेशली, तो ईरान जो है अपना तीन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड करके रखता है। ईरान के पास ही हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कनेक्शन प्रेजेंट है। ईरान जो है अपना बॉर्डर साउथ एशिया से कनेक्ट करता है, जो कि उसको एक पूरे यूरोप में सेंट्रल पोजीशन पे होल्ड करता है। लेकिन 1800s की अगर बात करी जाए तो ईरान अपना बॉर्डर बेसिकली दो मेजर पावर से डिस्ट्रीब्यूट करता था या फिर शेयर करता था, जिसमें से एक थे ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था रशिया। और ये दोनों ही कंट्रीज ईरान के लिए उस टाइम पे फाइट करती थी। एट द एंड रिजल्ट ये निकला कि रशिया ने अपना एम्पायर वहां पे एक स्टैब्लिश किया, या फिर यूं कह लो कि अपना एक एरिया बांट लिया, और उसी के बगल में ठीक अपोजिट साइड में ब्रिटिश इंडिया ने भी यही चीज करी। इसीलिए ब्रिटिश इंडिया के पास में वो एरिया निकल के आता है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कनेक्शन होल्ड करता था, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयलिंग थी। और ठीक इसी तरह रशिया के पास में भी वो एरिया आता है जहाँ पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन बहुत ही अमाउंट, अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट था। और इसी के चलते ब्रिटिश इंडिया और रशिया ईरान से सालों तक ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं और पैसे कमाते रहते हैं। लेकिन फिर आगे चल करके एक ऐसा टाइम आता है जब ब्रिटिश इंडिया और रशिया को दोनों को ही वो ईरान, वो एरिया वहां से खाली करना पड़ता है। लेकिन इस टाइम तक ब्रिटिशर्स को उस ऑयल के प्रॉफिट की आदत लग चुकी थी, इसीलिए वो उस एरिया को ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। दैट्स व्हाई ब्रिटिश इंडिया ने वहां पे अपने एक रूलर को स्टैब्लिश करवाया, पावर में लाया, और उसका नाम कहलाया आगे चल के रजा खान। अभी ये जो रजा खान था ये काफी ही मॉडर्न और सेक्युलर टाइप का एक राजा था। इसने ईरान की आर्मी में ड्रेसेस को चेंज करवाया, उनको हैट पहनने के लिए अलाउंस दिया, मस्जिद में चेयर लगवाए, और यहाँ तक कि लेडीज के लिए भी इसने बहुत काम किया। जस्ट लाइक उनकी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी निकाली, उनके लिए जॉब्स निकाला, उनको स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ने के लिए अलाउ किया, और उनको उनकी मर्जी का जो करना है वो सब अलाउ किया। बट एक तरफ जहां पे रजा खान ये सारी अच्छी चीजें वहां के पब्लिक्स के लिए कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ यही रजा खान जो भी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, बेसिकली जो इस्लामिक के जो वहां पे लीडर थे, जो इस्लामिक को प्रेजेंट करते थे, उनके अगेंस्ट में बहुत ही टॉर्चर करता था। उनको उठा करके जेल में डलवा देता था या फिर सीधा मार देता था। यही चीज वहां के लोगों को पसंद नहीं आती थी। फिर आगे चल करके जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आता है, तब ईरान यहाँ पे एक बेसिकली न्यूट्रल कंट्री की तरह परफॉर्म करता है। बट ये बात भी सच्चाई है कि अगर वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो आप न्यूट्रल रह नहीं सकते, आपको किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी कंट्री के साथ में रहना पड़ता है, फिर रिलेशन में रहना पड़ता है, जो कि आपके लिए ही काम आएगा। इसीलिए जब स्टार्टिंग फेजेस में जर्मनी का पलड़ा बाकियों से भारी पड़ रहा था, तो ईरान डिसाइड करता है कि वो जर्मनी के साथ अपने रिलेशन अच्छे करेगा, उनके साथ ट्रेड करेगा, उनके साथ साइनिंग करता है। और जर्मनी भी यहाँ पे ईरान के लिए साइनिंग करती है, जिसमें वो वहां से ऑयल निकालने का अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। बट रिजल्ट इसका अलग आता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए इज द ओनली कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में एज अ राइज की तरफ परफॉर्म कर रही थी। यहीं से एक्चुअल में देखा जाए तो यूएसए की शुरुआत होती है आज के आतंक को लेकर के।
यूएसए यहाँ पे ईरान में एंटर करती है और वहां से उसने भी वही चीज करी जो अभी तक वहां पे होता आ रहा था। बट यहाँ पे जो ईरानियन पीपल्स थे उनको अभी तक समझ में आ चुका था कि हमारे देश का तेल है, हमारे देश की गैसेस है, तो इनका पहला हक भी हम पे बनता है। और इसीलिए वहां के लोगों ने खूब जम के प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद जो एक सेक्युलर राजा था जो कि पपेट ही था यूके का, यूएसए का, उसको वहां से हटा दिया और पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर दिया। लेकिन इन सब के होने के बाद यूएसए एंड यूके ने खूब मिलकर के ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगाए। अभी ये सब होता देख करके जो वहां के रजा खान थे वो इलाज के नाम पे अमेरिका भाग जाते हैं और यहां पे अब शुरुआत होती है ईरान में एक नए सूर्योदय की। यहां पे स्टार्ट होती है आयतुल्ला खान को यहां पे सुप्रीम लीडर बनाया जाता है और वो स्टार्ट करते हैं ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। नाउ आज के टाइम पे अगर इंडिया और ईरान के रिलेशन की बात करी जाए तो काफी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि ईरान ने इंडिया को चाबाहर बंदरगाह प्रोवाइड किया। इस बंदरगाह के होते हुए हम सीपीईसी लाइन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक पाकिस्तान में जहां पे ग्वादर बंदरगाह है जो कि चाइना के कंट्रोल में आता है, जहां से चाइना अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशिया सी में और हम पे बढ़ा सकता था, उसको काउंटर करने के लिए ये चाबाहर बंदरगाह हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसके लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ही ईरान को मना किया था कि इंडिया को यह बंदरगाह मत दो, लेकिन इसके बावजूद इंडिया को ईरान ने यह बंदरगाह दिया और अपनी दोस्ती निभाई। इसके अलावा भी ईरान इंडिया को ऑयल एंड गैसेस के मामले में काफी हेल्प करता है, काफी सप्लाई प्रोवाइड करता है। और तो और एक बहुत मेजर पॉइंट की इंडिया को ईरान पीओके के मैटर में भी हमेशा सपोर्ट करता है। वो हमेशा कहता है कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का ना होकर के इंडिया का है। इसीलिए अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिकल लेवल पे भी और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ईरान हमारे लिए स्टैंड लेता है। नाउ इफ यू नोटिस कि ईरान, इराक एंड सऊदी अरेबिया ही ये तीन ही कंट्रीज ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड के ऑयल को कंट्रोल करती हैं। और इसी में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जितने भी ये तीन कंट्रीज है इन तीनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और अमेरिका यही चाहता भी है। लेकिन यहाँ पे ईरान की मेंटेलिटी अलग है। उसको पता है कि आज के टाइम पे कंट्री के पास न्यूक्लियर मिसाइल होना कितना इंपॉर्टेंट रखता है, स्पेशली अगर आप यूएसए से अगेंस्ट में खड़े हो तो। और यूएसए यही चीज नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना सक्सेसफुल कर लिया उस दिन वहां से यूएसए का पलड़ा हल्का हो जाएगा। और तो और अगर देखा जाए तो ईरान को यह भी पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है। दैट्स वाई उसके लिए उस चीज पे रूल करना भी, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट भी रखता है। अगर तुमको लगता है कि यूएसए ने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर अटैक किया तो यहाँ पे थोड़े से तुम गलत हो। दरअसल इजराइल को पता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर कभी भी बना लेगा। दैट्स वाई उसने अमेरिका को इन्फोर्स किया और दोनों ने मिलकर के अटैक किया। अब तुम बोलोगे कि इजराइल के कहने पे अमेरिका जंग में क्यों कूदेगा, इजराइल कब से ज्यादा अमेरिका से पावरफुल हो गया? मैटर यह है कि एप्स्टीन फाइल का नाम सुना था, यही मैटर है। एक तो एप्स्टीन फाइल का केस यहाँ पे इतना उठ रहा था, अमेरिका को पता था कि अमेरिका की जितने भी सीक्रेट्स है, जितने भी फाइल्स है, वो सारा कंट्रोल इजराइल के पास है। इसीलिए इजराइल ने सोचा कि क्यों ना ट्रंप को शायद ब्लैकमेल करके ईरान पर अटैक करवाया जाए और उनका जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो प्रोग्राम है, जो मिशन है, उसको वहीं पे अकम्प्लिश कर दिया जाए। और इसीलिए ये अटैक इसी टाइम उठी जब एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठ रहा था। लेकिन जहां पे इजराइल और अमेरिका को लगा कि ये रेस केवल 1 किलोमीटर की है और वो कूद पड़े इसमें, पर उन्हें पता नहीं था कि ये रेस 1 किलोमीटर की नहीं, अराउंड 100 किलोमीटर की कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि ईरान के जब अली आयतुल्ला खमीनी की डेथ हुई तो उसके बाद उनका माइंडसेट हिल चुका है। उन्होंने सोच लिया या तो आर या फिर पार। इसीलिए ईरान जो है इजराइल पे अटैक नहीं कर रहा बिकॉज इजराइल हैव अ गुड एंटीसेप्टिक मिसाइल्स एंड अमेरिका तो बहुत ही दूर तक की बात हो गई, वो डिस्टेंस ही उतना नहीं है। इसीलिए ईरान भी उनके अगल बगल में जितने भी कंट्रीज हैं उन पे अटैक करता है, जितने भी उनके पोर्ट्स हो गए, जितने भी उनके बेसिस हो गए, वहां पे अटैक करता है। दूसरी चीज, ईरान के पास बहुत ही अच्छा ड्रोन सिस्टम है। किसी भी वॉर में ड्रोन अगर किसी कंट्री के पास बहुत ही सही सिस्टम में अवेलेबल हो तो उस कंट्री का वॉर में हारना काफी मुश्किल है। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि इंडिया के पास ड्रोन सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं। एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे ड्रोन्स तो केवल शादी ब्याह में ही बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। बट पाकिस्तान के पास है, उनके पास प्रोवाइडर्स है और वो बना भी लेते हैं। उनको प्रोवाइड करने के लिए टर्की और चाइना हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसलिए आई थिंक इंडिया को भी अपने ड्रोन सिस्टम पे काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल में देख ही लिया कि जो अभी सिचुएशन हो रहे हैं।
ऑल्दो इंडिया को कम से कम 1 साल का ऑयल भी प्रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि कौन सी सिचुएशन कब कैसी आएगी हमें नहीं पता, जो कि अभी आई है। और इंडिया के पास अराउंड 45 डेज तक का ही बचा हुआ है। किसी बहुत ही बड़े डिप्लोमेट ने कहा था कि इफ योर एनिमीज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, देन दिस टाइम द फॉल्ट इज योर्स। नाउ आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, इंडिया को भी बहुत सारे अपने कंट्री में सिस्टम्स है जिन पे काम करने की जरूरत है, जस्ट लाइक डिफेंस सिस्टम हो गया, नेचुरल गैस सिस्टम हो गया, कमर्शियल सिस्टम्स हो गया, या फिर हमारी पॉपुलेशन जो इतनी फैलती जा रही है उसका सही तरीके से यूज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट इंडिया अभी इन सब में थोड़ा पीछे है, बट देखते हैं इन फ्यूचर हमारे एक कंधों पे ही पूरा सब टिका हुआ है। सो दैट्स फॉर टुडे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।